हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग ने आज बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब यह संयोग है या सोच समझ करके वही समय चुना गया था जब बिहार में महागठबंधन वोटों की चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया। जिस समय महागठबंधन की एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर रैली और उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही थी, ठीक लगभग उसी समय दिल्ली में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। इसे क्या कहा जाए यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ये देख करके अच्छा लगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जिस चुनाव आयोग की संस्था के ऊपर इतने ज्यादा दिन से सवाल उठ रहे थे, कई हफ्तों के बाद वो ट्विटर पर रिप्लाई करने के बाद अब सीधे मीडिया के सामने मुखातिब था। फिर क्या होना था? चुनाव आयोग ने हम न तो पक्ष के साथ हैं न विपक्ष के साथ हैं, हम समकक्ष के साथ हैं, यानी हम सबको समान मानते हैं, इस दावे के साथ अपनी सफाइयां पेश करनी शुरू की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार वो पिछले चुनाव आयुक्त की तरह एक अभी शायरी तो नहीं सुनाए जिसे इस देश के शायरी पसंद लोग बहुत निराश हुए हैं कि भाई चुनाव आयुक्त पिछले वाले ने ट्रक के पीछे लिखी हुई इतनी शायरी सुनाई, इस वाले ने तो कुछ शायरी नहीं सुनाई। हां, लेकिन इस वाले ने धमकाना जरूर याद रखा। 7 दिन के अंदर अगर आपने हलफनामा नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं और देश से माफी मांगिए। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। धमकाते हुए ज्ञानेश्वर कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त देश के। अब ऐसा लगता है कि जैसे बोला गया हो कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और किसी ने दाढ़ी सफाचट करवा दी, यह सोच करके कि अब न दाढ़ी होगी न तिनका मिलेगा। 45 दिन में आपने शिकायत नहीं दर्ज की तो सीसीटीवी फुटेज क्यों मांग रहे हो? और सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हो, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सार्वजनिक कर देना चाहते हो। आपने हलफनामा क्यों नहीं दिया? हलफनामे के बिना हम कोई जांच नहीं करेंगे, हम तो समकक्ष मानते हैं। बिहार में एसआईआर शुरू क्यों कर दिया? चुनाव के पहले होता है। फिर पत्रकार ने पूछ दिया बाकी जगह भी चुनाव है, वहां कब होगा? हम बिल के बात करेंगे। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे। क्यों? बिहार में बीएलओ के ऊपर आरोप लग रहा है, घर घर बीएलओ गए हैं, 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म बीएलओ लेकर के आए। अब बीएलओ के आधार पर शिकायत है तो 15 दिन में अपना निवारण करा लो। कोई भी हम सवाल का जवाब इस तरह से नहीं देंगे। आप हलफनामा ले आओ,
और जब यह सवाल पूछा गया कि समाजवादी पार्टी 18,000 हलफनामा दे चुकी है, एफिडेविट और सबूत के साथ, फिर बीजू जनता दल का भी नाम लिया प्रश्न पूछने वाले पत्रकार ने, चुनाव आयोग ने कहा कि कोई हलफनामा ही नहीं मिला है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की पड़ताल बहुत जरूरी है कि निराश करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबूत के साथ जब सवाल किए गए तो एक भी जवाब ठोस नहीं मिला। सिलसिलेवार आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास बातें मैं आपसे साझा करता हूं ताकि आप भी निर्णय लें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवालों के जवाब मिले या ऐसा लगा कि हुजूर बोल हमारे हैं लेकिन शब्द किसी और के हैं, किसी और की तरफ से इशारा है, किसी और की तरफ से धमकाने के लिए कहा गया है, किसी और की तरफ से सवालों की जलेबी बनाने के लिए कहा गया है, और हम तो साहब मुस्कुराते हुए वही सवालों की जलेबी बनाएंगे। एक एक करके बिंदुवार इस मामले को समझते हैं। जैसे 45 दिन, चुनाव आयुक्त ने कहा कि 45 दिन के भीतर अगर कोई शिकायत नहीं आएगी तो 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देंगे। फिर सीसीटीवी फुटेज के मामले पर जो सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं चुनाव आयुक्त या जो लोग ये बुलवाए हैं कि भाई बहन बेटियों की इज्जत आबरू, क्या आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज दे दे और सब सार्वजनिक कर दिया जाए? आपने देखा नहीं, एक पीपीटी में कुछ लोगों को फोटो के साथ सार्वजनिक कर दिया गया और अब वो लोग बयान दे रहे हैं। निजता का उल्लंघन हो गया। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कल्पना करिए कि चुनाव आयुक्त की इस बात को सुनने के बाद कोई भी ऐसी वीडियो देश में नहीं आ सकती जो सड़क की रिपोर्टिंग करती हो, किसी बस्ती में कोई खबर लेने गई हो, कहीं कोई मुद्दा उठाने गई हो, कहीं कोई आंदोलन चल रहा हो। बहन बेटियों के वीडियो अगर आ गए तो निजता को उल्लंघन हो जाएगा। इतने कमजोर तर्क की अपेक्षा क्या चुनाव आयोग से आपने की थी? 45 दिन के भीतर अगर आप कोई शिकायत नहीं करेंगे तो हम डिलीट कर देंगे, इसका कोई तर्क बनता है क्या? चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि अब तक 10 से ज्यादा बार एसआईआर हो चुका है, मल्टी प्यूरिफाइड फॉर्म दिए गए, नई सूची बनाई जाती है और इन्यूमरेशन किया जाता है फॉर्म के जरिए ताकि एक शुद्ध मतदाता सूची बनाई जाए। और जब इकोनॉमिक्स टाइम्स के पत्रकार अनुभूति ने एक सवाल पूछ दिया कि 2003-4 के आसपास जब आईआर हो रहा था, इंटेंसिव रिवीजन हो रहा था, तो अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र इन दो राज्यों में आईआर यानी इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, यह कह के कि वहां चुनाव होने वाले, चुनाव के बाद किया जाएगा। फिर बिहार में चुनाव इतने कम समय में होने वाले हैं, आपने क्यों इतना जल्दी हड़बड़ी की? परंजय ठाकुरता गुहा नाम के एक पत्रकार ने कुछ बुनियादी सवाल कर दिए। वही सवाल, इतनी हड़बड़ी में क्यों जब बाढ़ आने वाली थी? 65 लाख लोगों का नाम आप नहीं बताना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बताना पड़ेगा, आप क्यों नहीं बताना चाह रहे थे? और महाराष्ट्र वाली चोरी पर आप क्या कहेंगे? इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे। क्यों? फिर एक पत्रकार ने पूछ दिया कि भाई आपके ऊपर इतना सवाल उठ रहा है और आप जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वाले पर ही आरोप लगा दे रहे हो, इससे आप अपनी साख को नहीं बचा पाओगे, लोकतंत्र के साख को नहीं बचा पाओगे। तो फिर लोकतंत्र में यकीन किस पर किया जाए?
इन पत्रकारों को गौर से सुनिएगा। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। अब आप कल्पना करिए, बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके यह सबूत दिखाया गया कि बीएलओ घर घर नहीं पहुंचे हैं। बीएलओज की वीडियोस वायरल हो रही हैं, ऑडियो वायरल हो रही हैं, एक जगह बैठ करके बीएलओ फॉर्म भर भर के भेजे जा रहे हैं। और आज देश के चुनाव आयुक्त ने पूरे देश के सामने झूठ बोल दिया कि बीएलओ घर घर पहुंच करके फॉर्म दिए हैं और फॉर्म भरवा करके ले करके आए। 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म 30 दिन के भीतर आ गए और अपनी पीठ अपने से थरथपा रहे। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के पास वो रिकॉर्डिंग नहीं गई, वो पत्रकार का एफआईआर नहीं पहुंचा जिसने जमीनी रिपोर्ट जब दिखा दी कि बीएलओ घर घर नहीं पहुंच रहे? बीएलओ की ऑडियो वायरल हो रही है कि भैया इतना दबाव है, ऊपर से आदेश आ रहा है अपने से साइन करके अपने से सब भर के भेजो। बीएलओ एक जगह बैठ करके, उसको निर्देश दिया गया घर घर नहीं पहुंच पा रहे हो तो एक जगह बैठ जाओ जहां लोग मिल जाएं, अपने से फॉर्म भर के बांट के और ले आओ, हमें आंकड़ा दे दो। कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं और 15 दिन में वो कैसे बिहार के लोग शिकायत करेंगे चुनाव आयुक्त? इसका जवाब एक बार भी नहीं। जब चुनाव आयुक्त से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि आप अभी ये चुनाव के पहले क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और फिर 1 अक्टूबर, शायद यही डेट है। इन 4 तारीखों में ही हम मतदाताओं को वैध मानते हैं कि अब नए मतदाता इन तारीखों के बाद से जोड़ घटा सकते हैं। तो 22 नवंबर के पहले वहां नई सरकार बननी है तो अक्टूबर में हो नहीं सकता था, जनवरी में हो नहीं सकता था क्योंकि उसी समय एक सालाना और छमाही जो सूची आती है वो आने वाली थी। अप्रैल में होने वाली थी तो उसी समय सूची रिलीज हुई थी और उसके बाद जुलाई का महीना बचता है जिसमें ये होगा। कल्पना करिए कि जिस पत्रकार ने पूछा कि अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में 2004 में इंटेंसिव रिवीजन इसलिए पोस्टपोन किया गया था क्योंकि वहां चुनाव था और बिहार में चुनाव है तो भड़बड़ी में बिहार में ही क्यों होना जा रहा है? जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां भी तो हो सकता है। जिस राज्य में इंटेंसिव रिवीजन के पहले मतदाताओं के वोट डालने से उसी मतदाता सूची से सरकार बन गई हो, उसके बाद ये इंटेंसिव रिवीजन हो एसआईआर और उसके बाद कहा जाए कि चुनाव के पहले ही तो होगा, तो फिर लोकसभा के पहले क्यों नहीं हुआ? और अगर ये पूरे देश में होना है। जब एक पत्रकार ने पूछा कि बंगाल में कब होगा तो कह रहे हैं कि हम तीनों चुनाव आयुक्त विचार कर लेंगे तब बताएंगे क्योंकि अभी तो वहां टाइम है। बिहार एक प्रयोग है, इसलिए चुनाव आयुक्त बुरी तरह इसमें फंस गए। एक सवाल जब चुनाव आयुक्त से पूछा गया कि सबके मकान नंबर 0 क्यों है तो नैतिक भाषण, सबके मकान पे नंबर नहीं है, इस देश में सबके पास मकान नहीं है, इस देश में गांवों में झुग्गी झोपड़ियों में मकान नंबर भी नहीं मिलता, इस देश में क्या हम उन लोगों का उपहास करेंगे जिनके मकान नंबर 0 है? हाय रे सादगी, कौन न इस पे मर जाए। 0 मकान नंबर, कुछ ऐसे लोग होंगे जो यायावरी होंगे, समझ में आता है। एक ही मकान नंबर में 80 लोग, इस पर क्यों नहीं जवाब दिए? जिनके पिताजी के नाम में XYZ ABCD ये सब जो लिखा था इसका जवाब क्यों नहीं दिए? पिता हिंदू और बेटा मुस्लिम, इसका जवाब क्यों नहीं दिए? एक ही फोटो पहचान पत्र पे इतना, तो फिर आप कहोगे कि इसीलिए तो SIR हो रहा है। तो अपने आंतरिक जो छमाही चीजें होती थीं, सालाना सुधार सूची में होता था, चुनाव आयोग क्या उसमें भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है? फिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? एक पत्रकार ने बड़े शालीनता से पूछा कि जब आपने 5 अगस्त के पहले बिहार के पहले SIR की सूची अपलोड की तो डिजिटल सूची आपने अपलोड की, बाद में सूची को बदल क्यों दिया? अब उसके बाद चुनाव आयोग अजीब से तर्क देने लगे कि मशीन रीडेबल डिजिटल रोल वर्जित है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इसमें छेड़खानी हो सकती है। मान लीजिए आप कहीं वोट डालने जाएं, आपका कोई फोटो बदल दे, फिर आप वोट नहीं डाल पाएंगे। मतलब आप सोचिए, चुनाव आयुक्त एक डिजिटल कॉपी जिसको आप स्कैन करके रीड कर सकते हैं, कमांड F दाब करके उसमें से कोई चीज सर्च कर सकते हैं। इस चीज को यह बता रहे हैं कि इसमें कोई छेड़खानी कर सकते हैं आप। तो छेड़खानी करेंगे तो डिजिटल सूची जो आपकी वेबसाइट पर होगी, जो चुनावों के समय पार्टियों को दी जाएगी, BLO को दी जाएगी, उसमें कैसे बदल जाएगा? कल्पना करें चुनाव आयुक्त की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी कमजोर तैयारी के साथ होगी, इसका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था। 2 एपिक नंबर इस पर चुनाव आयुक्त करें। मान लीजिए एक आदमी बंगाल में है, एक आदमी पंजाब में है, इनके 2 एपिक नंबर हो सकते हैं। एक आदमी वहां था, वहां से वहां चला गया, उसने 2 वोटर कार्ड बनवा लिए। भाई ये सब कुछ हो रहा है तो आपको यह पता क्यों नहीं था कि इसका रोकने का तरीका क्या है? और फिर अगर आप मान रहे हो तो फिर राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत कैसे? राहुल गांधी के आरोप गलत कैसे? समाजवादी पार्टी के वो आरोप गलत कैसे कि आपने नाम कटवाए हैं और आप नाम के कटवाने के साथ वोट नहीं डालने देते हो। किसी के कहने से, बार बार कहने से सूरज पश्चिम से नहीं उग जाएगा, सूरज पूरब से ही उगेगा। क्या बढ़िया बात कही। अरुणाचल प्रदेश में एक महिला जो इतने दूर रहती है कि 2 दिन पैदल जाता है चुनाव आयोग ट्रैकिंग करके एक व्यक्ति का वोट डलवाने, और गिर के जंगलों को पार करके एक महंत का वोट डलवाने के लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करता है चुनाव आयुक्त। क्या बढ़िया चीज है। एक एक व्यक्ति को हम वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं, एक एक व्यक्ति को हम वोट सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या चुनाव आयुक्त को नजर नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि यादवों मुसलमानों के वोट काटे गए? बिहार में 65 लाख लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। क्या उनको यह नहीं दिखा कि बंदूक तान करके वोट डालने से रोका जा रहा है? मशीन में गड़बड़ी। उन्होंने कहा सबूत ले आओ, एक सबूत दीजिए जिसमें एक व्यक्ति ने 2 बार वोट डाला हो। और सोशल मीडिया पे लोगों ने ये वाली वीडियोस वायरल कर दी जिसमें एक बच्चा कई बार कमल के फूल को वोट डाल रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव की जरूर देखिएगा जिसमें एक आदमी कह रहा है 6 गो वोट बीजेपी को डाल करके आ रहे हैं। कहां थे चुनाव आयुक्त आप? भाजपा झंडा पहने आए मरे भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का। इन तमाम वीडियोस को दुनिया देश देखता है लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त साहब नहीं देखते। उन्हें सबूत आज तक नहीं मिला। वो वही मानेंगे जो कोर्ट में जाएगा, जो हलफनामे में लिखा होगा, जिसको शिकायत की जाएगी, जिसको ऑफिशियल किया जाएगा। उनकी साख का बट्टा लग जाए वो एक भी जवाब नहीं देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे तमाम आरोपों के बीच घिरती चली गई जिसका आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। अब जैसे पीयूष जी वाला मामला है, एक पीयूष जी वहां है, एक पीयूष जी यहां है, और चुनाव आयुक्त इतना कमजोर तर्क दे रहे हैं कि मान लीजिए आपने सर्च किया पीयूष जी, तो पीयूष के नाम से लाखों लोग आ गए। आपने एक को डिलीट करना था, दूसरा डिलीट हो जाएगा। इतना उथला तकनीकी का ज्ञान या किसी भी सरकारी काम का इतना उथला ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं होगा। आप कल्पना करिए, हम लोग प्रोफेसर रहे, एक नाम के 2 विद्यार्थी हो जाते हैं तो मेल करते हैं कि पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है। केवल नाम पढ़ के कभी इलेक्टोरल लिस्ट में डिलीट होता है क्या? फिर ये तर्क देने का मतलब क्या था कि पीयूष कोई गलत डिलीट हो गए तो पीयूष का अधिकार चला जाएगा। इसलिए चुनाव आयुक्त का धमकाने का अंदाज शायराना तो नहीं था इस बार, लेकिन आक्रामक जरूर था। सच को सुनने की और सच को समझने की क्षमता होनी चाहिए। हम पक्ष विपक्ष नहीं समकक्ष की बात करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन साख चली गई। 1 लाख वोटर एक विधानसभा में जोड़े घटाए गए, कोई जवाब नहीं। महाराष्ट्र में 5 महीने में कितने लाख वोटर जोड़े घटाए गए,
कोई जवाब नहीं। 65 लाख वोटर केवल काटे गए। एसआईआर बिहार में एक वोटर जुड़ा क्यों नहीं, कोई जवाब नहीं। एसआईआर को हड़बड़ी में क्यों कर रहे, मृतकों की सूची क्यों नहीं दे रहे थे, कोई जवाब नहीं। एक व्यक्ति के कई कई वोटर, कई कई जगह नाम, कई कई एपिक नंबर क्यों है, कोई जवाब नहीं। सबूत दोगे तब जवाब देंगे, सबूत नहीं दोगे तो जवाब नहीं देंगे। देश भर में सबूत जो दे रहा है उससे करो हलफनामा दोगे, और जो समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल हलफनामा दे रहा है उससे करो हलफनामा, हमें मिला ही नहीं। अब कैसे कोई करे? इन पॉलिटिकल पार्टियों के लोग चुनाव आयोग में गए हैं, वहां मिलकर शिकायत देते हैं, प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या छोड़ दिया जाए? विपक्ष इसीलिए सड़क पर उतर गया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी कमजोर और उथली लग रही थी कि बार बार मजबूरी में, क्योंकि जब मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहे थे तो बाकी दोनों इतने निरपेक्ष भाव से बैठे थे कि जैसे लग रहा है कि कोई बात ही नहीं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे वहां बैठे थे जिन पत्रकारों ने ऐसे सवाल पूछे जिन सवालों के कारण जलेबी बनाने वाले ज्ञानेश्वर कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बुरे फंसते नजर आए, और उन बातों का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए जो वोट चोरी के राहुल गांधी के और पूरे विपक्ष के सवाल थे। अब इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोस जवाब मांगने पर हलफनामा मांग रही थी, सबूत मांग रही थी और धमका करके चली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, हाई टी पर मामला ब्रेक हो गया, लेकिन विपक्ष सड़कों पर उतरा है। बिहार में आज ही से वोटर अधिकार रैली शुरू हुई है। तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के सड़कों पर उतरा। अब आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम देखेंगे कि सिलसिलेवार फिर से वो सवाल पूछे जाएंगे और वो पार्टियां फिर से सवाल पूछेंगी जिन्होंने पहले भी पूछा था, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज कोई जवाब ही नहीं दिया। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में इसका विश्लेषण कैसे होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी बात पर और विश्लेषण और गहन विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक ये वीडियो अगर जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए। ज्वाइन करेंगे तो हमें मदद मिलेगी, और बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।